नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11th जीव विज्ञान के बारे में। पहले पार्ट का एक पॉइंट लिया मैंने, जैव विविधता। जैव विविधता, देखिए जैव विविधता या जैविक विविधता का मतलब ये है कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये जीव एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय या छोटे जंतुओं से लेकर जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उस जंतुओं से लेकर बड़े जंतुओं तक सभी प्रकार के जीव इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो जीव है अलग अलग संख्या में और अलग अलग आकार और अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, इसी को हम जैविक विविधता कहते हैं। अब ये जो जैव विविधता है, जितने भी जीव है, इन जीवों को हम स्थानीय नाम से जानते हैं। जो जीव या जो पेड़ या जो जंतु जहाँ पाया जाता है, उस जंतु का उस स्थान पर लोकल नेम होता है, स्थानीय नाम होता है। अब स्थानीय नाम के आधार पर यदि बात करें तो एक ही देश के अंदर इन जीवों के नाम है वो बदल जाते हैं। जीव तो एक ही है, लेकिन एक ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर उसका नाम है वो अलग अलग हो जाता है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर जितने भी जीव हैं उनका एक ही नाम हो, इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्थाएं क्या करती है, इनका नामकरण करती है। और ये जो दो संस्थाएं नामकरण करती है, एक संस्था है ICZN और दूसरी है ICBN। ICZN और ICBN, ये जो दो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के जो ये नाम है ICBN और ICZN, इनका फुल फॉर्म हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और ICBN है, इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। थोड़ा सा अंतर है, ये जो ICZN है ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, ICBN है वो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है। अब नाम से स्पष्ट है, बोटेनिकल का मतलब है पादपों का नामकरण करने वाली संस्था, और ये जो है ये क्या करेगी, जंतुओं का नामकरण करने वाली संस्था है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा ICZN की फुल फॉर्म क्या है, ICBN की फुल फॉर्म क्या है। ICBN किसका नामकरण करेगी, तो ICBN है वो पादपों का नामकरण करती है। ICZN की बात करें तो ये किसका नामकरण करेगी, जंतुओं का नामकरण करती है। अब देखिए जंतुओं का जो नाम है पूरे विश्व के अंदर एक ही जैसा नाम हो, इसके लिए इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार से है वो नामकरण पद्धतियां प्रस्तुत की गई। तो नामकरण पद्धति, इसमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लिनियस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। इन्होंने सबसे पहले जो जीव है, इन जीवों के नामकरण के लिए द्विपद नाम पद्धति दी। पद्धति का नाम क्या है, द्विपद नाम पद्धति। और इस द्विपद नाम पद्धति के जनक है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले है वो द्विपद नाम पद्धति प्रस्तुत की जीवों के नामकरण की। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो यह जो कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक हैं, इन्होंने है वो वर्गीकरण के बारे में द्विजगत पद्धति प्रस्तुत की थी। कैसी पद्धति, द्विजगत पद्धति। मतलब कैरोलस लिनियस ने बोला था कि जितने भी जीव है, इन जीवों का यदि वर्गीकरण करें तो दो जगत में इनको बांटा जा सकता है, पेड़ पौधे और जंतु। तो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति की बात करेंगे तो उसके जनक भी कौन है, कैरोलस लिनियस। और द्विपद नाम पद्धति जो नामकरण की पद्धति है, इसके जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। यदि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। अब द्विपद नाम पद्धति जो कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत की, इसमें कोई भी जीव है उसका जब वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा तो उसमें कितने पद होंगे, दो पद होंगे। चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो जंतु हो, हमेशा जीवों का जब नामकरण किया जाएगा तो उसमें दो पद होंगे। पहला होगा वंश और दूसरा होगा जाति। इसका मतलब दो पद कौन से हैं, वंश और जाति। पहले कौन सा लिखा जाएगा, पहले वंश लिखा जाएगा, बाद में दूसरा पद कौन सा होगा, जाति। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल, द्विपद नाम पद्धति में दो पद कौन से हैं और दोनों में से पहला पद कौन सा है और दूसरा पद कौन सा है। आप विज्ञान में जितने भी जीवों के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो उसमें दो पद होते हैं। देखो उदाहरण के लिए जैसे मानव की बात करें, मनुष्य
इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। इसका मतलब इसमें कितने पद है? 2 पद है, होमो और सेपियंस। अब हमें ये पता है कि जो पहला पद होता है वो किसका होता है? वंश का होता है। तो इसमें जो होमो है वो क्या है? वंश, और सेपियंस क्या है? जाति। अब आप किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम देख लो, सभी में 2 पद होंगे, पहला वंश, दूसरा जाति। जैसे मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज, तो जिया क्या है? वंश, मेज क्या है? जाति। इस तरह से जैसे मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम, तो पाइसम क्या है? वंश, सटाइवम क्या है? जाति। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव है तो उस जीव के वैज्ञानिक नाम में हमेशा 2 पद होंगे, और जो 2 पद है उसमें एक वंश है और दूसरा जाति होता है। अब देखिए, अब ये हमने नामकरण के बारे में बात की। अब बात करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण को वर्गीकी भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में है वो टैक्सोनॉमी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी। अब ये इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वर्गीकरण विज्ञान भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम ऐसे हम इसको वर्गीकरण विज्ञान भी कह सकते हैं। मतलब जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाता है? जीवों की पहचान की जाती है, फिर उनका नामकरण किया जाता है, और क्या करते हैं? इन जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान की जाए, नामकरण किया जाए और अलग अलग वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाए, उस शाखा को हम कहेंगे वर्गीकी या टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले पार्ट का ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सबसे पहले 2 संस्थाएं, इनका नाम क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है? ICZN किसका नामकरण करती है? ICBN है वो किसका नामकरण करती है? इसके बाद में कैरोलस लिनियस, ये जो कैरोलस लिनियस है बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, जो द्विपदनाम पद्धति के जनक हैं और द्विजगत पद्धति के भी जनक है। अब वर्गीकरण विज्ञान की बात करते हैं तो यह जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। और इस कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस प्रकार जो कैरोलस लिनियस है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है जीव विज्ञान के अंदर। अब बात करते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। मतलब किसी भी जीव का जब वर्गीकरण किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से पद रहेंगे, और जो पद है इन सबको मिलाकर हम कहेंगे पदानुक्रम। और जो एक एक वर्ग है इसको वर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ग कहा जाता है। अब देखिए, कोई भी जंतु हो या कोई भी पौधा हो तो उसका हम वर्गीकरण जब करेंगे तो ये जो 7 स्टेप है ये स्टेप बाय स्टेप आएंगे। सबसे पहले आएगा जगत। जगत को किंगडम कहा जाता है। जगत का मतलब जैसे जंतु जगत या पादप जगत। इसके बाद में आएंगे दूसरा जो स्टेप है वो है संघ। यदि जंतु है तो उसके लिए हम शब्द है वो संघ या फाइलम काम में लेंगे, और पौधे हैं तो उसके लिए भाग या डिवीजन काम में लेते हैं। इसके बाद में आएगा वर्ग, क्लास, फिर गण जिसको ऑर्डर कहा जाता है, कुल जिसको फैमिली कहा जाता है, वंश जिसको जीनस कहते हैं, और जाति जिसको स्पीशीज कहा जाता है। अब ये जो पदानुक्रम है ऊपर से नीचे हम बात करें तो ये इसका अवरोही क्रम है। जब भी हम किसी जीव का वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे तो हमें इसी क्रम में करना होगा। सबसे छोटी इकाई है वो होती है जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है वो जाति, और जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? जगत। तो ये 7 पदानुक्रम के अंदर ही सभी जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। अब जितने भी जो वर्गीकीय पदानुक्रम है इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जैसे जाति। अब जाति के बारे में बात करें तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, और वर्गीकरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी जाति को ही कहा जाता है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परीक्षा में सवाल आ जाए, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जाति है। और वर्गीकरण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी जाति को कहा जाता है। अब जाति की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं जॉन रे। जॉन रे ने हमें जाति की परिभाषा देने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि वे सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जंतुओं से होती है
एक ही जाति के जंतु कहलाते हैं। देखिए परिभाषा एक बार और, वे सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जंतु मिलकर करते हैं। तो वे जो जंतु होंगे वो एक ही जाति के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी परिभाषा मेयर नामक वैज्ञानिक ने दी। इन्होंने बताया, इन्होंने थोड़ी सटीक परिभाषा दी। इन्होंने ये बताया कि परस्पर लैंगिक जनन करने के बाद यदि जननक्षम संतान उत्पन्न करे तो जो लैंगिक जनन करने वाले जंतु है वो एक ही जाति में आते हैं। परिभाषा क्या हुई कि परस्पर लैंगिक जनन मतलब दो जंतु नर और मादा परस्पर जनन करे, लैंगिक जनन करे और संतान उत्पन्न करे और वह संतान जो उन्होंने उत्पन्न की है वह आगे जननक्षम हो तो वो एक ही जाति के जंतु कहलाएंगे। अब उदाहरण के लिए जैसे गाय और बैल, अब गाय फीमेल है, बैल है वो मेल है। अब ये दोनों जीव मिलकर जनन कर सकते हैं और जनन करते हैं। अब इन्होंने जनन किया, जनन करने के बाद इन्होंने बछड़े को जन्म दिया। अब ये बछड़ा आगे जनन कर सकता है। इसका मतलब ये दोनों जो जंतु है वो एक ही जाति के हैं। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, ये जनन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों ने जनन किया, जनन तो हो जाएगा क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल है। मेल हॉर्स फीमेल डंकी जनन किया, जनन करने के बाद इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वह आगे जननक्षम नहीं होती है। इस कारण ये जो दोनों जंतु हैं ये एक ही जाति के जंतु नहीं है। तो इसका मतलब लैंगिक जनन करने के बाद यदि जननक्षम संतान उत्पन्न करे तो वे जीव है वो एक ही जाति के अंतर्गत आते हैं। अब हम दूसरे पदानुक्रम की बात करते हैं, वंश या जीनस। तो सबसे पहले बात करें वंश या जीनस क्या है। तो वंश या जीनस के अंदर क्या होगा, निकटवर्ती और आपसी संबंध रखने वाली जातियों के समूह एक ही वंश में आती है। समझ में आया? निकटवर्ती और आपसी संबंध रखने वाली जो जातियां हैं, इन जातियों के समूह है वो एक ही वंश में रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम जंतुओं की बात करें तो शेर और बाघ। अब ये जो शेर है और ये बाघ है, ये दो अलग अलग जाति है। बाघ की जाति अलग है, शेर की जाति अलग है। जाति के बारे में ऊपर डिस्कस किया। तो शेर की जाति अलग है, बाघ की जाति अलग है, लेकिन ये दोनों आपस में संबंध भी रखते हैं और निकटवर्ती है। इस वजह से ये जो दोनों जाति है ये एक ही वंश में आती है। इसका वंश भी पैंथर या पैंथरा है और इसका वंश भी पैंथर है। इसका मतलब ये हुआ कि निकटवर्ती और आपसी संबंध रखने वाली जो जातियां हैं, इन जातियों के जो समूह हैं वो एक ही वंश में रखे जाते हैं। उदाहरण हमने पढ़ा शेर और बाघ। अब देखिए हम बात करें कुल के बारे में। कुल जिसे फैमिली कहा जाता है, कुल में क्या होगा, समान लक्षण रखने वाले वंशों का समूह। ऐसे वंश जो समान लक्षण रखते हैं वे सब एक ही कुल या फैमिली में रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक वंश हमने अभी बात की पैंथरा, तो पैंथरा में शेर, चीता और बाघ आते हैं। और एक जो वंश है फेलिस जिसमें आती है बिल्ली। तो पैंथरा जो वंश है ये जंतु और फेलिस जो वंश है इसमें आती है बिल्ली। तो इन दोनों में आपस में क्या है, समानता, मतलब समान लक्षण पाए जाते हैं। पैंथरा और फेलिस में समान लक्षण पाए जाते हैं। इस वजह से इन दो वंशों को एक ही कुल में रखा जाता है जिसका नाम है फेलिडी। तो समान लक्षण वाले जो वंश है उनके समूह को एक ही कुल में रखा जाता है। तो ये सभी जो जीव है, शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, इन सबको एक ही कुल फेलिडी में रखा जाता है। अब बात करें गण, ऑर्डर। अब इस ऑर्डर में क्या हो जाएगा, समान लक्षण रखने वाले कुलों का समूह।
समान लक्षण रखने वाले जो कुलों का समूह है वे सभी कुल है वो एक ही गण के अंदर आते हैं। उदाहरण के लिए अभी हमने बात की जो कुल है फेलिडी। कौन सा कुल? फेलिडी। अब इस फेलिडी के अंदर कौन से जीव आएंगे, कौन से जंतु आएंगे? शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, ये आएंगे। अब ये जो इतने जंतु है, ये जंतु फेलिडी जो कुल है उसमें आते हैं। और एक कुल है कैनिडी, कैनिडी के अंदर आते हैं कुत्ते। तो ये जो फेलिडी कुल है और कैनिडी कुल है, ये जंतु आपस में क्या करते हैं? समान लक्षण रखते हैं या समानता रखते हैं। इसलिए इन सब जंतुओं को एक गण है कार्निवोरा इसमें रखा जाता है। कार्निवोरा के अंदर ये सब आ जाएंगे। कार्निवोरा जो गण है उसके अंदर शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, कुत्ते सब आ जाएंगे। अब हम बात करें वर्ग। अब वर्ग में क्या होगा? वर्ग के अंदर समान लक्षण रखने वाले गणों का जो समूह है उसको या उन जंतुओं को एक ही वर्ग में रखा जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने बात की कार्निवोरा, तो कार्निवोरा जो गण है इसमें कौन से जंतु आते हैं? शेर, चीता, बाघ, बिल्ली और कुत्ते, ये ऊपर दे रखा है। मतलब कार्निवोरा जो गण है इसके अंदर ये दो कुल है, इन दो कुल के अंदर जो जंतु आएंगे वो एक गण कार्निवोरा के अंदर आ जाएंगे। अब एक और गण है जिसको हम कहते हैं प्राइमेट्स। क्या कहते हैं? प्राइमेट्स। इसमें आते हैं बंदर, गोरिल्ला और गिब्बॉन। अब इस तरह से क्या होगा? गण कार्निवोरा और गण जो प्राइमेट्स, इन जंतुओं में थोड़ी समानता पाई जाती है। इन जंतुओं में समानता पाई जाती है, इस वजह से इन सभी जंतुओं को एक वर्ग जिसे हम मैमेलिया कहते हैं या मैमल्स कहते हैं या स्तनधारी कहते हैं उसमें इसको रखते हैं। तो इसके अंदर जो कार्निवोरा गण और जो प्राइमेट्स गण है, ये जो दो गण इनमें समानता होने के कारण इन जंतुओं को एक वर्ग मैमेलिया या स्तनधारी में रखा जाता है। अब देखिए बात करें संघ। संघ के बारे में बात करें तो ये जो संघ है, जंतुओं के लिए वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है तो हम उसको लिखेंगे संघ। लेकिन यदि पादपों के लिए वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसे हम लिखेंगे भाग। संघ को फाइलम कहा जाएगा, भाग को डिवीजन कहा जाएगा। तो जंतुओं के लिए संघ शब्द काम में लिया जाएगा, पादपों के लिए डिवीजन या भाग शब्द काम में लिया जाएगा। अब देखो इसमें कौन से जीव आएंगे? समान लक्षण रखने वाले वर्गों का समूह। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वर्ग के बारे में। तो ऐसे वर्ग जैसे मान लो जंतुओं को हो सकते हैं, पादपों को हो सकते हैं, तो ऐसे वर्ग जो समान लक्षण रखते हैं एक ही संघ के अंदर या एक ही भाग के अंदर आते हैं। उदाहरण के लिए अभी हमने बात की थी एक वर्ग स्तनधारी या मैमेलिया। स्तनधारी या मैमेलिया जो वर्ग है उसमें शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, गिब्बॉन ये सब आते हैं। किस में आते हैं? स्तनधारी या मैमेलिया में। अब ये जो वर्ग है इनकी तरह ये मछली वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, एक तो ये वर्ग स्तनधारी, बाकी ये सभी वर्ग, इन वर्गों में क्या है? समानता पाई जाती है या समान लक्षण पाए जाते हैं। इस वजह से ये जितने भी जीव हैं इन सभी जीवों को एक संघ में रखा जाता है और इस संघ को कोर्डेटा कहा जाता है, कशेरुकी कहा जाता है या कोर्डेटा कहा जाता है। इसके बाद में आता है जगत। अब जगत की बात करें तो ये जो वर्गीकी पदानुक्रम है इसमें सबसे उच्च स्तर पर है और सबसे बड़ी वर्गीकरण इकाई है जगत। अब जगत यदि पादप है तो जगत प्लांटी रहेगा या पादप जगत रहेगा, और यदि जंतु है तो जगत रहेगा एनिमेलिया या जंतु जगत। इस प्रकार हमने जो 7 वर्गीकी पदानुक्रम के बारे में बात की है। अब ये जो वर्गीकी पदानुक्रम है, वर्गीकी पदानुक्रम में नीचे से ऊपर यदि हम जाते हैं, मतलब आरोही क्रम की बात करें तो समान लक्षणों में क्या होता है? कमी आती है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बन सकता है। वर्गीकी पदानुक्रम की बात करें तो नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब जाति से जगत की तरफ जाएंगे तो समान लक्षणों में कमी आएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा लक्षणों में समानता किसमें होगी? जाति में होगी, और सबसे कम लक्षणों में समानता किसमें होगी? जगत में होगी। अब जगत में कैसे? ये पौधे हैं, ये जंतु है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे का मतलब जगत से नीचे जाते हैं जाति की ओर,
तो क्या होता है, लक्षणों में समानता बढ़ती जाती है। इस प्रकार ये जो 7 वर्गीय पदानुक्रम है, इनको क्रमवार, नंबरवार आपको याद रखने की जरूरत है। तो सबसे उच्च स्तर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर जगत, जगत के बाद में क्या आएगा, संघ या भाग, उसके बाद में वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इस तरह से ये जो 7 वर्गीय पदानुक्रम है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। देखिए, हमने जो वर्गीय पदानुक्रम के बारे में बात की है, अब हम एक जीव जिसका वर्गीकरण करके समझते हैं। हमने उदाहरण लिया मनुष्य का या मानव का वर्गीकरण। अब पदानुक्रम के बारे में हमने पहले डिस्कस किया। पदानुक्रम जो है 7 है। अब 7 पदानुक्रम हमने पहले लिख दिए। देखो, वर्गीय के पदानुक्रम पहले लिखने हैं ताकि बाद में मिस्टेक होने की संभावना नहीं हो, और ये इसी सीरियल वाइज, इसी क्रम से लिखने हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सोचना यहाँ पर है कि यहाँ पर संघ आएगा या भाग आएगा। क्योंकि मानव जंतु है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, संघ लिखा जाएगा। तो जगत जिसको किंगडम बोला जाता है, संघ को फाइलम कहेंगे, वर्ग को क्लास कहेंगे, गण को ऑर्डर कहेंगे, कुल को फैमिली कहेंगे, वंश को जीनस कहा जाएगा, जाति को स्पीसीज कहा जाता है। चाहे आप हिंदी में लिखें भले ही इंग्लिश में लिखें। अब देखो, जगत कौन सा हो जाएगा, जंतु जगत। पर जगत 2 ही है, पादप और जंतु। आगे हम जगत के बारे में और डीपली अध्ययन करेंगे, वो बात की बात है। अभी हम देखें तो जंतु है वो जंतु जगत में आ जाएंगे, पौधे है वो पादप जगत में आ जाएंगे। अब मनुष्य है तो कौन से संघ में आएगा, ऑर्डेटा। इसका वर्ग स्तनधारी या मैमेलिया, प्राइमेट्स, गण प्राइमेट्स, कुल होमोनिडी, वंश होमो और जाति सेपियंस। तो ये किसका वर्गीकरण है, मनुष्य का वर्गीकरण। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मनुष्य का वर्गीकरण लिखिए, मनुष्य का कुल लिखिए, मनुष्य का गण लिखिए, वंश लिखिए, जाति लिखिए। कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब हमने पहले ये डिस्कस किया कि जो भी जंतु है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वंश और जाति 2 पदों से मिलकर बना होता है। तो इसमें यदि मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पहले वंश आएगा, उसके बाद में जाति आएगा। तो वंश क्या है, होमो, जाति क्या है, सेपियंस। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस। अब इस तरह से यदि हम बात करें मटर की, तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम हो जाएगा। ये क्या है, वंश, सटाइवम जाति। इस तरह से हम बात करें मक्का, तो मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज, जिया और मेज। तो जो जिया है वो क्या है, वंश, मेज है वो क्या है, जाति। यदि हम बात करें जैसे मक्खी, मक्खी, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का, मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है, मस्का डोमेस्टिका। तो वंश और ये जाति। इस तरह से कोई भी जंतु हो उसका वैज्ञानिक नाम है वो वंश और जाति दोनों से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं वर्गीय की सहायता साधन। मतलब हम वर्गीकरण करें और उसमें सहायता करने के लिए कौन कौन से साधन हमारे लिए उपयोगी है, कौन कौन से साधन काम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें हर्बेरियम। देखो, हर्बेरियम एक कागज की शीट होती है और उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि पौधों के जो नमूने हैं इस कागज की शीट के ऊपर इसको हम दबाकर सुखा देते हैं और इसका क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं, उसको सुरक्षित रखा जाता है। हर्बेरियम शीट कागज की शीट होती है, वनस्पति संग्रहालय के अंदर इसको है वो सुरक्षित रखा जाता है। अब इसके ऊपर एक लेबल लगा लेते हैं, उसके ऊपर डेट लिख देते हैं कि ये काम कब किया गया, पौधा है वो किस स्थान से लिया गया, इस पौधे का स्थानीय नाम क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पौधे का वर्गीकरण लिख देते हैं कि पौधे का कुल क्या है और एकत्र किसने किया है, उस वैज्ञानिक का नाम भी उसके ऊपर लिख दिया जाता है। ये होगा हर्बेरियम। अब वनस्पति उद्यान। अब वनस्पति उद्यान देखो, इसमें जीवित पौधों का संग्रहण होता है, जीवित पौधों का संग्रहण वनस्पति उद्यान में होगा। पहचान के लिए इसके ऊपर भी लेबल लगा देते हैं और इसके ऊपर स्थानीय और वैज्ञानिक नाम लिख देते हैं ताकि जो वनस्पति उद्यान है उसके अंदर जो भी घूमने के लिए आए तो उनको बार बार किसी से पूछना नहीं पड़े। एक पौधा है, यदि उनको पौधे के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, उसका क्या नाम है, स्थानीय नाम क्या है और वैज्ञानिक नाम क्या है, कुल आदि सब लिखे हुए होते हैं ताकि हम उसको पढ़कर आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट उद्यान की बात करें
तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो उद्यान है वो है बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। और भारत के अंदर बात करें तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, भारत के अंदर यह गार्डन। दो इंपॉर्टेंट गार्डन है, नाम ध्यान रखना, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। बोटेनिकल गार्डन क्यू कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर है, और भारत के अंदर इंडियन बोटेनिकल गार्डन। हमने एक दो उदाहरण पढ़े हैं, बाकी कई जो वनस्पति उद्यान है वो भारत में भी है और भारत से बाहर देशों में भी है। अब हम बात करें प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर। अब जिस तरह से यहाँ पर जीवित पौधों को रखा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर जीवित जंतुओं का संग्रहण किया जाता है, जीवित जंतुओं को वहाँ रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। संग्रहालय या म्यूजियम। अब संग्रहालय या म्यूजियम, संग्रहालय का मतलब यहाँ पर संग्रह करके रखा जाता है। किसको रखा जाता है, पादपों और जंतुओं को, पादपों और जंतुओं को यहाँ पर है वो संग्रहित करके रखा जाता है और इनको परिरक्षित करके रखा जाता है और अध्ययन की दृष्टि से इसको काम में लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से काम में लेने के लिए यहाँ पर पादपों या जंतु इनको है वो सुरक्षित रखा जाता है। जब इन जंतुओं को आदि को सुरक्षित रखा जाता है तो एक रसायन आता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के 10% विलियन के अंदर इनको है वो सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन यदि कोई स्तनधारी है, बड़ा जंतु है, स्तनधारी है, तो उसकी आहार नाल या उसके जो आंतरिक अंग है उनको निकालकर और उस स्थान पर रसायन युक्त रुई भर के उसको है वो सुरक्षित रखा जाता है। तो ये हमने बात की वर्गीय की सहायता साधन, हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान और संग्रहालय। इसके अलावा इस पाठ के अंदर कुंजी या चाबी, इसमें ऐसे लक्षण, कुछ पौधे या जंतु है उनमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ये लक्षण है वो हम किसी भी जंतु या किसी पौधे को पहचानने के लिए काम में लेते हैं। ऐसे लक्षण जो किसी जंतु या पौधे को पहचानने में सहायता करे उसको कुंजी कहा जाता है या चाबी कहा जाता है। इस तरह से जो कक्षा 11th है इनका जो पहला पाठ है जीव विज्ञान का, उस पाठ को हमने वो रिवाइज करने की कोशिश की है। तो आप देखिए जो भी मैटर रिवीजन के रूप में आपको मिल रहा है, आप जब भी इसका रिवीजन करें, बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन किया गया है, आप इसको रिवाइज करें, टाइम कम हो तो आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ाकर है वो फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। बहुत जल्द जैसे आपकी एग्जाम आयोजित होने वाली है तो आप इस तरह से इन पाठों को अब रिवाइज कर सकते हैं। और आप वैसे तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और यदि आपने नोटिफिकेशन बटन को भी नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट अगले पार्ट का जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास तुरंत है वो मैसेज आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो जानकारी आपको मिल रही है, आपके जो दोस्त है, आपकी जो फ्रेंड है, उनको भी ये जानकारी है वो मिलती रहे। बिल्कुल शॉर्ट में ये नोट्स प्रत्येक पाठ के मैं भेजने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।